तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे थे। और जो भी लोग अगर इस वीडियो को देखे होंगे, इससे पिछले वाले वीडियो को, तो उम्मीद है कि बढ़िया से समझ रहे होंगे और बढ़िया से समझे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम बेसिक एक एक पॉइंट उसमें का किए हैं, मेंशन किए हैं। ठीक, आपको अगर यहाँ से कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, छोड़ने वाला है। यानी कि सारे जितने भी आपकी डाउट होगी सारे हम क्लियर करने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, हम यहाँ और धीरे धीरे आगे बढ़ाकर दिखा रहे हैं आपको। हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल है, क्षार है, इसके बाद गुणों के आधार पर उनका परिभाषा जो है उस सारी चीज़ों को हम लोग का कर लिए हैं, एक एक करके बाबू पढ़ लिए। ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कृपया लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस पर और आगे इसमें जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से कंटिन्यू पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये पीछे वाले से भी सारी वीडियो थी जो कि हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं इसको। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको भी देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं कि यहाँ पर भस्म भी है, तो भस्म में की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार क्या है और गुणों के आधार पर क्या है उनका। और इसके बाद भस्म के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, दुर्बल भस्म और क्या, प्रबल भस्म। उसी तरह अम्ल का भी हम लोग परिभाषा देखे थे कि क्या था बाबू, कि दुर्बल अम्ल था और एक प्रबल अम्ल था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इसकी एग्जांपल जो भी है, किस तरह से कौन सा हाइड्रोनियम बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन कैसे दे रहा है, इस तरह के सारे जितने भी थे। जैसे रंजक है तो रंजक कैसे होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो रंजक बतलाए थे। इसके बाद सूचक बतलाए थे जो कि इंडिकेटर होता है कि किस तरह से कोई भी रंग किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जान गए थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़े थे तो रंजक, अम्ल और भस्म में परिभाषा अंतर देखे थे, वो इसको भी अच्छी तरह से हम लोग समझ लिए हैं कि किस तरह से लिटमस लाल को नीला कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है। अम्ल में क्या होगा, लिटमस को अम्ल में क्या करेगा, तो नीला से लाल कर देगा, और वही भस्म में होगा तो लाल से नीला कर देगा। वही हल्दी की बात किया जाए तो इसकी रंग में बदलाव अम्ल नहीं करता है, लेकिन भस्म क्या करता है कि इसके रंगों में परिवर्तन कर देता है, और लाल भूरा रंग में क्या कर देता है बाबू, परिवर्तन कर देता है। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो पीएच मान की चर्चा किए थे हम लोग, पीएच मान के बारे में भी जाने थे कि किस तरह से पीएच मान कार्य करता है। इसके बाद आगे बढ़े सांद्रता की, और आगे और बढ़े तो पीएच स्केल के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। ठीक है, पीएच स्केल का खोज कौन किया था, तो सोरेनसन ने किया था जो कि 1909 में। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद जब अम्ल और क्षार टोटली पढ़े थे तो उसका चर्चा भी किए थे कि अम्ल में क्या अंतर है और क्षार में क्या अंतर है, यानी कि अम्ल क्षार में अंतर भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम पार्ट वाइज वीडियो को अपलोड किए हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखते हुए हम इस कार्य को किए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्षार और क्षारक में भी अंतर बतलाए हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत है जिसमें अम्लों कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं। यानी कि हम जो टोटली पढ़ाए हैं, जितने भी पढ़ाए हैं, हमें नहीं लगता है कि इससे आगे आपके कोई भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम पूरे पूरे प्रयास किए हैं, पूरे आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हम पूरा करने का प्रयास किए हैं। जिस तरह से सिरका है तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, उसी तरह टमाटर है तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, चींटी के डंक है, सेब है, मक्खन है, हम लोग उल्टी करते हैं जो वोमिटिंग कहते हैं इंग्लिश में, उल्टी करते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तरह का सारे वीडियो में हम चर्चा कर लिए। ठीक है, अब आगे चर्चा इसका भी किए हैं कि जैसे पदार्थ है तो पदार्थ में क्यों कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा और कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा। इसका पीएच मान से पता चलता है कि अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ठीक है, इसका भी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। जैसे मूत्र है, यानी कि मानव मूत्र है, उसको उसका पीएच मान कितना होता है, 6.0। तो 6.0 जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे ही 6 होगा यानी कि 7 से कम है तो क्या हो गया बाबू, तो अम्लीय हो गया। ठीक है, यहाँ तक अभी अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। पीएच स्केल के बारे में, कुछ अम्लीय वर्षा होता है, क्यों होता है, किस तरह हानिकारक होता है जीव जंतुओं के लिए, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लिए हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या है देखे आपको, इसका भी चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होता है, कोई भी वस्तु के, मान लेते हैं कि धातु है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, किस तरह से उसका क्या रिएक्शन होता है, इसके भी बारे में हम पढ़ लिए हैं। यानी कि हाइड्रोजन से कम उसका है, अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है। अगर अधिक क्रियाशील रहेगा
तो उसको विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, और कम रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी भी चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी हैं कि अब अधिक अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील किसके रिस्पेक्ट में बाबू, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम इसको चर्चा कर लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हम लोग, और इसकी भी हम बस आपको एक बार रिकॉल कराते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पीछे वाले वीडियो जो भी अभी वीडियो देखेंगे, अगर ई वाला वीडियो भी देख लेते हैं, पीछे नहीं भी देखे होंगे, तो एक बार आपका कंप्लीट नोट्स क्या करेगा, तैयार आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, चलिए इसकी ध्यान रखते हुए हम सारी चीज़ों को पढ़ाएं। जिस तरह से एक अम्ल है जिसको जल में डालने पर विस्फोट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल पहले डाल दीजिए और अम्ल बाद में डालिए ताकि विस्फोट ना हो। इसकी भी चर्चा हम कर लिए हैं पीछे में, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो आज का टॉपिक है, आज का देखिए फाइनली टॉपिक पर हम आ गए। आज का टॉपिक बाबू है लवण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग पीछे वीडियो जो भी देखे हैं वो अच्छी तरह से देख लिए होंगे, और आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि वीडियो आपको बढ़िया से हम एक चीज़ और आपको कहना चाहेंगे कि आप कंप्लीट नोट बनाइए। ठीक है, जब तक कोई चीज़ रणनीति के अनुसार काम नहीं कीजिएगा तब तक आपके मन में चल रहा होगा कि चलिए ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। कभी लगता है आपको कि ये पढ़ लेंगे, कभी लगता है कि वो पढ़ लेंगे, और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट नोट्स बनाइए, ताकि नोट्स से पढ़िएगा तो एकदम सेपरेट रहेगा, और आप बढ़िया से पढ़िएगा, इधर उधर टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या बाबू, लवण के बारे में, यानी कि सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये लवण क्या होता है। तो लवण के सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, कि वैसे आयनिक यौगिक। लवण की परिभाषा क्या होगा बाबू, वैसे आयनिक यौगिक जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यानी कहने का मतलब साफ साफ हम कह सकते हैं कि जो अम्ल और भस्म दोनों को मिलने के पश्चात बने, उसे ही हम लोग लवण कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लवण कहते हैं। जिस तरह से हम कहें कि अम्ल मिले और भस्म मिले, और भस्म और अम्ल मिलकर दोनों का बना दिया, तो लवण का निर्माण कर दिया। जैसे में ये KCl है, NaCl है, ये सारे लवण है, यानी कि लवण का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि अम्ल और भस्म मिला और लवण प्लस जल का निर्माण कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हम लोग लवण का परिभाषा पढ़ें कि किस तरह से अम्ल और भस्म के फलस्वरूप जो बने, रिएक्शन के पश्चात जो बने, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, लवण बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी कि आगे है कि अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि जिस तरह से अम्ल के गुणों के आधार पर पढ़े थे कि गुणों के आधार पर अम्ल की परिभाषा, गुणों के आधार पर भस्म की परिभाषा, और अम्ल जिस तरह से 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरह लवण भी क्या होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला की बात किया जाए तो पहला है अम्लीय लवण। कैसा लवण बाबू, अम्लीय। तो अम्लीय लवण कहता है कि जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह अम्लीय लवण कहलाता है। यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के साथ अगर करेगा रिएक्शन, तो उससे जो प्राप्त होगा, उससे जो पदार्थ प्राप्त होगा, जो सब्सटेंस प्राप्त होगा, उसी को हम लोग अम्लीय लवण के नाम से जानेंगे, आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे हो गया कि हम बात किए थे कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल, और ये बनाएगा लवण, और प्लस में जल भी बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल अम्ल हो गया। और देखिए इससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और प्लस H2O बन रहा है। यानी कि इसका pH मान की अगर बात किया जाए किसका, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम कहने का मतलब कि ये अम्लीय फॉर्म में हुआ, 7 से कम अम्लीय। यानी कि ये क्या बना दिया बाबू, तो MgCl प्लस Cl2 प्लस क्या, H2O बना दिया। यानी कि उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। किसके बारे में, तो अम्लीय लवण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्षारीय लवण को देखते हैं। यानी कि दूसरा क्या कहता है, क्षारीय लवण या भास्मिक लवण जिसको कहते हैं, कि जब एक दुर्बल अम्ल, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा कहता है कि जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया
प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे भास्मिक लवण के नाम से जानते हैं। यानी कि अम्ल की अगर बात किया जाए तो दुर्बल होगा, अगर भस्म की बात किया जाए तो प्रबल होगा। यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के साथ जो रिएक्शन होगा उसे ही हम भास्मिक लवण के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं दुर्बल अम्ल, यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के बारे में। ये हो गया दुर्बल अम्ल और ये प्रबल भस्म, और मिलकर बना दिया क्या, भास्मिक लवण। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, हमारी बातों को आइए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे में H2CO3 है प्लस NaOH के साथ इसका आप क्रिया कराएं तो Na2CO3 प्राप्त हुआ, अब प्लस में H2O प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इसका भी pH मान क्या होगा बाबू, तो 7 से अधिक। जिस तरह से अम्लीय का 7 से कम हो रहा था उसी तरह भास्मिक है तो 7 से ज़्यादा भस्म होता है, इसलिए इसका pH मान कितना हुआ, 7 से अधिक हो भी गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, यानी कि इसका तीसरा जो परिभाषा है वो तीसरा परिभाषा है सामान्य लवण। सामान्य लवण के बारे में कह रहा है कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ कराते हैं, प्रबल अम्ल भी होना चाहिए और प्रबल भस्म भी होना चाहिए, तो कराने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं बाबू, तो सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। उम्मीद है इसको भी अच्छे तरह से समझ गए। यानी कि प्रबल अम्ल भी होना चाहिए और प्रबल क्षार भी होना चाहिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा उसे ही हम सामान्य लवण के नाम से जानेंगे। जिस तरह से अगर एग्जाम्पल की इसका बात किया जाए तो HCl लेंगे और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और NaCl बनाया जो कि नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका pH मान 7 होगा। 7 कहने का मतलब कि ये उदासीन हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे क्या बाबू, सामान्य भी कहेंगे। ठीक है, उसी को सामान्य भी कहेंगे। चलिए उम्मीद है आप लवण के तीनों परिभाषा को तीनों भेद को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब अगर अगला की बात किया जाए तो अगला है, देखिए क्या है कि अगला है साधारण लवण का निर्माण। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साधारण लवण का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र को लिखें। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर कि साधारण लवण का निर्माण किस तरह से होता है, उसका रासायनिक नाम लिखिए या सूत्र लिखिए, तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, इस तरह लिखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन भी लिखे हैं और उसका एग्जाम आंसर भी वहीं पर दिए हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि साधारण नमक का आप लोग जानते हैं कि अभी तुरंत बतलाएं कि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl का रासायनिक नाम बतलाए हैं ना, NaCl का सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका सोडियम क्लोराइड होगा किसका, तो साधारण नमक का। और इसका सूत्र क्या होगा बाबू, NaCl होता है, NaCl इसका सूत्र होता है। तो उम्मीद है इसी तरह का क्वेश्चन जब भी आपके परीक्षा में पूछेगा तो आप अच्छे तरह से बना लेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से इसको जाने भी हैं और हम बताने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी कि अगर इसकी निर्माण की बात किया जाए कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, तो उसको आज देख लेते हैं थोड़े समय तक। अगर इसका निर्माण की बात की जाए बाबू, तो हम कहेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का रिएक्शन कराएं, तो अभी भी न कराए हैं कि HCl और NaOH का रिएक्शन कराए हैं, तो NaCl एवं जल का क्या होता है, निर्माण होता है या प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी तुरंत एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताए हैं कि NaCl को NaOH से रिएक्शन कराएं तो NaCl हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ, जो कि क्या, सामान्य लवण के नाम से उसको जानते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, यानी कि अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगले के क्वेश्चन की बात किया जाए अगर, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, अपने आस पड़ोस परिवेश यानी कि अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत सारे देखे होंगे कि जब बारिश होता है या बारिश का मौसम होता है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है या बारिश हो जाता है, तो देखे होंगे कि हमारे घर में जो रहता है क्या, नमक जो रहता है वो पसीजने लगता है, यानी कि पानी छोड़ने लगता है, उससे लगता है कि पानी निकल रहा है। तो उस तरह का क्यों, कैसे होता है, इसको आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर उस तरह का घटना होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है, आइए उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि जब साधारण नमक में अशुद्धि क्या होता है बाबू, अशुद्धि के रूप में MgCl2 उपस्थित रहता है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, कि जब साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है जो कि प्रसंवेदी के रूप में कार्य करता है। प्रसंवेदी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो प्रसंवेदी का अर्थ ये होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी वायु को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसी को प्रसंवेदी कहते हैं। यानी कि इस तरह से घटना होती है तो जो नमक है उसमें क्या होता है
कि पसीजने लगता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? देखे होंगे आप देखे होंगे अपने दुकान पर जाते हैं या जो घरों में लोग रहते हैं, आपसे मांगेंगे कि आयोडीन युक्त नमक चाहिए। बोलना अभी ये दुकानदार के पास कि हमको आयोडीन युक्त, यानी कि जिसमें आयोडीन की मात्रा हो उस तरह का हमको नमक चाहिए। और एक नमक होता है कि बिना आयोडीन का होता है। तो बिना आयोडीन का नमक जो लेते हैं हम लोग, तो उस कम दाम में उसको मिलता है, वो कम दामों में मिलता है। और जो आयोडीन युक्त नमक होता है थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट उसकी लगती है। और आयोडीन युक्त हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो वो कैसे होता है? तो देखिए, एक होता है पोटेशियम का आयोडाइड और दूसरा होता है पोटेशियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यही है क्या है, आयोडीन युक्त नमक में इसी पदार्थ को मिलाते हैं तो वो आयोडीन युक्त बन जाता है, यानी कि आयोडीन से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि जब साधारण नमक के उपयोग को लिखें। साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि नमक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आप एकदम बना लीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि नहीं बनाइएगा। फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला उपयोग हम लोग लिखेंगे, अगर उपयोग की बात किया जाए तो पहला उपयोग का लिखेंगे कि भोजन बनाने में, क्योंकि बिना नमक के तो हम भोजन करते नहीं हैं। अगर नमक न रहे तो स्वाद भी हमको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से भोजन का स्वाद है। दूसरा, भोजन को पचाने में। अगर देखिए, अगर भोजन में नमक की मात्रा नहीं डाला जाएगा तो भोजन पचने में कहीं ना कहीं क्या होगी, दिक्कतें होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग नमक नहीं खाते हैं उसका भोजन नहीं पचता है। तो जो लोग नमक नहीं खाते हैं वो क्या करते हैं बाबू, कि फल और ज़्यादा लेते हैं। फल के माध्यम से क्या होता है, उन लोग का भोजन क्या होता है, ज़्यादा डाइजेस्ट होता है। फल खाते हैं, दूध दही इस तरह का खाते हैं, तो नमक की मात्रा नहीं रहने पर भी डाइजेस्ट होता है। तीसरा क्या होता है बाबू, कि आप लोग देखे होंगे कि अपने घरों में अचार डलाता है। अचार का प्रयोग करते हैं जो हम लोग, उसमें नमक मिलाकर और हल्दी मिलाकर रखते हैं, आदमी घामों में रखते हैं और सुखलवाते हैं उसको, और इसके बाद अचार को तैयार करते हैं। तो अचार और मुरब्बा तैयार करने में या बनाने में हम कह सकते हैं कि नमक का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगर आगे बढ़ें तो आगे और देखेंगे कि और इसका प्रयोग क्या है। तो अगला प्रयोग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण जो होता है उसको बनाने में भी हम नमक का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार होता है, यानी कि NaOH की बात कर रहा है। NaOH की बात कर रहा है कि NaOH का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं कि NaOH का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए NaOH का निर्माण कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन बनता है, प्लस में हाइड्रोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से आइए एग्जाम्पल है कि देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया और जल हो गया, और विद्युत धारा के रिस्पेक्ट में इसको क्या किए हम बाबू, रिएक्शन कराएं, और रिएक्शन के पश्चात ये प्राप्त हुआ NaOH, और Cl2 प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, ये तीनों का होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह की ये पूरी घटना को, इस तरह की पूरी घटना को हम लोग क्या करेंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं PVC के बारे में। PVC के बारे में एक नज़र आपको बता दें कि PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो कि आगे चल के इसकी भी चर्चा करेंगे, इसकी कौन कौन से यूज हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी कि आगे है क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि इस तरह या इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है।
तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। यानी कि कह रहा है कि एक लेंगे है, ये हो गया छड़, एक होता है इस तरह के, एक होता है इसमें एनोड होगा और एक दूसरा का होगा बाबू कैथोड होगा। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन जमा हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है कि क्या जमा हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा होता है और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक भी अच्छे तरह से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं बाबू कि अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये सारी क्वेश्चन आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जितना इसमें क्वेश्चन पूछता है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है जो अम्ल क्षार और लवण है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो लवण से ही क्वेश्चन पूछता है। यानी कि लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे सारे क्वेश्चन को हम क्या किए, एक एक करके चुन चुन कर लाए हैं और एक जगह कर कर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसका उपयोग भी कीजिएगा और अच्छे तरह से नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में एक पास आप लोग सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार जो अभिक्रिया है में हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए अगला है कि जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्राप्त होता है। तो अभी अभी हम बताएं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहीं से ना प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन हुआ तो यहाँ पर एनोड से प्राप्त होगा। एनोड इसको बतलाएं कि एनोड हो गया, ये क्या हो गया बाबू, कैथोड हो गया। तो एनोड से ना प्राप्त हाइड्रोजन की बात किया जाए ना, तो हाइड्रोजन एनोड से क्लोरीन प्राप्त हो रहा था और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन किससे प्राप्त हो रहा था बाबू, कि कैथोड से। तो हम लोग लिखेंगे कि क्लोर क्षार जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है, तो कैथोड से प्राप्त होती है। वहीं क्लोरीन गैस की बात किया जाए, अगर क्लोरीन गैस पूछता तो हम लोग यहाँ एनोड लिखते। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन इसमें है उसको सभी को देखते हैं, इसके बाद यहाँ से करेंगे वीडियो को स्टॉप और अगले जो क्लास होगा अगले वीडियो में इससे आगे की हम क्लास को करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम लोग क्या होगा इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा। तो इसका क्या होगा बाबू कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का क्या हो रहा है बाबू, निर्माण हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है इसको भी अच्छे तरह से समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें। तो क्लोरीन गैस का क्या क्या उपयोग है, किस किस चीज़ में उसका उपयोग होता है उसको देखते हैं। जिस तरह से नमक का हम देखे हैं कि नमक का उपयोग किस किस तरह से होता है, कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उस तरह से क्लोरीन का यूज बताना है। तो आप अच्छी तरह से इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए कह रहे हैं कि जल में उपस्थित रोगाणु को मारने में पहला कह रहा है कि जल में उपस्थित जितने भी देखे होंगे आप लोग कि रोगाणु होता है, रोगाणु के मतलब जितने भी कीट पदार्थ मैंने जो हानिकारक होता है उसको मारने में क्लोरीन का उपयोग होता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे, ये तो बहुत सारे देखे होंगे, इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं हम कहाँ कहाँ होता है। देखिए आप लोग कहीं देखे होंगे कि कुआं तालाब जो है या पोखरा होता है, इस तरह का जितना भी जमाव पानी वाला पदार्थ होता है उसमें वाइट कलर का एक डालते हैं पदार्थ। वाइट कलर का क्या डालते हैं बाबू, पदार्थ डालते हैं। वाइट कलर का पदार्थ ही क्लोरीन होता है। तो उसको क्या करते हैं, इसलिए डाला जाता है, तो इसलिए उसको उपयोग किया जाता है ताकि जितने भी कीटाणु उसमें पानी में आ गए हैं उसको पूरा फ्रेश कर देगा। ठीक है, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि कुआं जो होता है ना, कुआं को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे लेकिन आपको क्या नहीं याद आ रहा है। अगर आप लोग इस तरह से देखेंगे ना तो वहाँ पर याद आ जाएगा। आगे और बता रहे हैं जो कि किस में इसका यूज होगा। आगे देखिए, पहला देख लिया कि जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में। दूसरा विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में। विरंजक चूर्ण पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। HCl के निर्माण यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोरीन का क्या होता है बाबू, प्रयोग होता है। तीसरा की अगर बात किया जाए तो तीसरा कहता है कि कपड़ों और कागज़ को विरंजन करने में
कपड़ा और कागज़ है उसको भी विरंजन करने में किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है। और पीवीसी के बारे में बतलाएं हैं कि पीवीसी क्या होता है। पीवीसी के बारे में भी तुरंत बतलाएं हैं कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या बताएं। पीवीसी का भी तुरंत फुल फॉर्म बतलाएं हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है तो वही पीवीसी होता है बाबू। पीवीसी में और सीएफसी जो होता है, पीवीसी और सीएफसी के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। यानी कि यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से सारी चीज़ों को क्या कर लिए, एक एक करके समझ लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि और कितना है और यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, और इसको देख के और यहाँ पर वीडियो को करेंगे समाप्त। देखिए वीडियो खत्म हुई होगा और मात्र 2 मिनट है। तो चलिए यहाँ तक हम समझ लिए पीवीसी तक। अब देखेंगे हाइड्रोजन का उपयोग। जिस तरह से क्लोरीन का उपयोग हम लोग देख लिए उस तरह से अब देखेंगे किसका उपयोग बाबू? हाइड्रोजन का उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग क्या कहता है? हाइड्रोजन का उपयोग को लिखें तो हाइड्रोजन का उपयोग लिखेंगे तो हाइड्रोजन का उपयोग पहला होता है रॉकेट ईंधन के रूप में। यानी कि जब भी रॉकेट तैयार होता है और रॉकेट छोड़ा जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस की उपयोग होता है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? उपयोग होता है। तो वही कह रहा है कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होगा। दूसरा होगा HCl के निर्माण में। यानी कि HCl कहने का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन का भी उपयोग होगा और हाइड्रोजन का भी उपयोग होगा। तीसरा की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि अमोनिया के निर्माण में, जिस तरह से खाद में पदार्थ बनता है यानी कि खाद बनता है तो उसमें भी हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि अमोनिया होता है खाद में, तो उसमें भी हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है क्या होता है बाबू? चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है कि देखिए हाइड्रोजनीकरण करने में के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी रिफाइन बनता है, घी बनता है, डालडा बनता है। इस तरह के पदार्थ बनाने में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे भी वीडियो इंटरेस्टिंग इसी तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन मेरा जाएगा कि इस तरह से क्या हो रहा है आपका क्लास। देखिए रेगुलर आपका चल रहा है, रेगुलर बेसिस पर चल रहा है। यानी कि हर एक टॉपिक का यहाँ पर क्लास चल रहा है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक का क्लियर करेंगे इसमें। अब आप लोग का PDF नोट्स भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं तो उस पर भी हम क्या करेंगे कि उसको सेंड कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। यानी कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। अब देखिए क्लोरीन का उपयोग समझ लिए, हाइड्रोजन का उपयोग समझ लिए। अब NaOH का उपयोग को देखते हैं कि कहाँ कहाँ NaOH का उपयोग होता है। तो पहला की अगर बात की जाए तो धातुओं पर से ग्रीज को हटाने में, धातु पर जो ग्रीज लग जाता है उसको हटाने में हम लोग क्या करते हैं बाबू? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि NaOH का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर दूसरा की बात किया जाए तो साबुन, अपमार्जक और कागज़ का निर्माण में भी किसका उपयोग होता है? NaOH का उपयोग होता है। अगर तीसरा की अगर बात किया जाए तो कृत्रिम वस्त्र है, रेशा है, कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगर अगले की बात किया जाए तो बॉक्साइड का ध्रुव शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अब अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं, इसका ये क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है बाबू? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जिसकी सूत्र की अगर बात की जाए तो ये सूत्र होता है CaOCl2 होता है। यह कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना होता है। किससे बना होता है? ये कैल्शियम से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है तथा क्लोरीन के क्या होता है? यौगिक होता है, यानी कि तीनों से मिलकर बना होता है। यौगिक का मतलब जो तीनों से मिलकर बने उसे ही यौगिक हम लोग कहेंगे कि ये तीनों इसमें उपस्थित होता है। इसे ही चूना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, यानी कि चूने का क्लोराइड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी निर्माण विधि की बात किया जाए, आइए इसकी निर्माण विधि को भी देख लेते हैं हम लोग कि इसकी निर्माण विधि क्या होती है। तो अगर इसकी निर्माण विधि की बात किया जाए तो आइए इसकी निर्माण विधि कहता है कि जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे हम लोग, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं
तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 40 डिग्री तापमान पर हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात हमको मिल जाता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल भी एक नज़र देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल कहता है कि किस तरह से हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। देखिए CaO इसका होल ट्वाइस है प्लस Cl2 है और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर CaOCl2 प्लस H2O का कर दिया, दे दिया। अब इसकी अगर इतने निर्माण हो गया, अब ये निर्माण हो गया तो अब इसका देख लेते हैं उपयोग कि इसका उपयोग होता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला है कि जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को अच्छी तरह से देखे होंगे कि जब भी कभी जल को शुद्ध करने की बात आती है तो वाइट वाइट करके आप लोग नाली में देखे होंगे डालते हुए। इसके बाद जहाँ जहाँ मैंने कहने का मतलब कि गंध, जैसे में बरसात हो गया, बरसात के दिनों में भी आप लोग देखे होंगे कि वाइट वाइट गली में, नाली में, इसके बाद ट्रेन के पटरियों के बीचों में, यानी कि गंदगी को क्या करने में, गंदगी को साफ करने में ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने में पहला उपयोग जल को शुद्ध करने में। दूसरा ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और इसको कपड़ों को विरंजन करने में भी इसका उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ लिए। अब इसकी गुण की बात करते हैं कि गुण इसके क्या क्या होता है। तो पहला गुण क्या होता है बाबू कि यह हल्का पीला होता है जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है, यानी कि जैसे ही ये आपके गली वली में छिटाएगा, वाइट वाइट छींटे होते देखे होंगे आप लोग कि जैसे ही छीटेंगे तो इसका हल्का पीले कलर के लगेगा और इसका गंध एकदम अजीब सा लगता है, क्लोरीन जैसा इसका गंध होता है। ठीक है, अगर अगला की बात कीजिए इसका, तो दूसरा इसका उपयोग है, ये क्या करता है, यह नमी और CO2 में टूट जाता है, ये नमी और CO2 में टूट जाता है। अगर इसका तीसरा उपयोग है तो ये खुला छोड़ देने पर इसे Cl2 गैस बाहर निकल जाता है, यानी कि वही क्लोरीन गैस बाहर का करता है, निकलता है, वही क्लोरीन गैस का करता है, गंध भी देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक जो भी हम पढ़ाए हैं, जिसकी भी चर्चा की हैं, आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लें। अब इसके बाद आगे जो भी पॉइंट होगा आगे टॉपिक में हम लोग एक एक करके, यानी कि अभी पार्ट वाइज आपको मिल रहा है, यानी कि पार्ट मिल रहा है। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से छोटी छोटी वीडियो को अच्छी तरह से बनाइए, नोट बना लीजिए और अपने विषयों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बाबे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।